फीचर्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, फीचर्स के बाद पार्टनरशिप के टाइप्स। इस टाइप्स में सबसे पहले पार्टनरशिप 4 तरह से है कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, ये कह सकते हैं लिमिट, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। यानी ये कहें कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लिमिट में 2 तरह से हो सकती है। पहला लिमिटेड पार्टनरशिप और दूसरा अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी भी कह सकते हैं कि लायबिलिटी के अकॉर्डिंग या लायबिलिटी के अनुसार हम ये कहें पार्टनरशिप किस तरीके से हो सकती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी में 2 तरीके से, एक लिमिटेड और एक हो सकती है अनलिमिटेड। सेकंड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड भी 2 तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें फिक्स्ड टाइम पीरियड और सेकंड नॉन फिक्स्ड टाइम पीरियड। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट जो है, हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हैं और लीगलिटी के हिसाब से भी। जैसे ऑब्जेक्ट के अगर हिसाब से हम करें तो ये भी 2 तरीके से है। पहला अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट विल और सेकंड स्पेशल पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू लीगलिटी में भी 2 तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो है इसमें लीगल पार्टनरशिप और दूसरा इल्लीगल पार्टनरशिप। तो टोटल हम 4 तरीके से पार्टनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आया अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, जिसमें लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कह सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और सेकंड अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेकंड चीज अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के बेसिस पर पार्टनरशिप की जा सकती है, या नॉन फिक्स टाइम पीरियड के बेसिस पे भी क्या की जा सकती है, पार्टनरशिप की जा सकती है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू लीगलिटी या अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में पार्टनरशिप एट विल या स्पेशल पार्टनरशिप 2 टाइप हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू लीगलिटी में लीगल पार्टनरशिप और इल्लीगल पार्टनरशिप। इन सभी के बारे में हिंदी में एक बार लिखता हूँ मैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। अनलिमिटेड में कहा जाएगा असीमित दायित्व वाली साझेदारी। नेक्स्ट जो है फिक्स टाइम पीरियड में ये कहा जाएगा कि फिक्स टाइम पीरियड वाली यानी स्थायी साझेदारी या स्थायी अवधि साझेदारी, और ये गैर स्थायी
अवधि साझेदारी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी। और दूसरा स्पेशल में विशेष साझेदारी। लीगल पार्टनरशिप का मतलब वैध साझेदारी और इल्लीगल का मतलब अवैध साझेदारी। तो ये कुछ 4 टाइप है पार्टनरशिप के जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताया गया कि पार्टनरशिप जो है लायबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी सीमित दायित्व वाली साझेदारी। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी असीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब ये चीज़ होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीमित लायबिलिटी या सीमित दायित्व या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से मतलब ऐसी पार्टनरशिप से है जिसमें एक पार्टनर्स जो हैं उस पार्टनरशिप में, वो पार्टनर जो हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पर फिक्स कर दी जाती है, या ये कहें कि जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है वहीं तक ही क्या होगी उनकी लायबिलिटी जो है फिक्स रहती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। या पर्टिकुलर एग्रीमेंट में बता दिया गया कि अगर पार्टनरशिप का कहीं वाइंड अप होता है या डिसोल्यूशन होता है या पार्टनरशिप को बंद करने की नौबत आती है और जब पेमेंट करने की बात आती है तो उनका जितना लायबिलिटी बनती है उनसे उतना ही पैसा मंगाया जाएगा, उससे ज़्यादा उनसे नहीं मंगवाया जाएगा। जबकि अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या असीमित दायित्व वाली साझेदारी में ये कहा जाता है कि उनसे जो पैसा मंगाया जाएगा उनकी लायबिलिटी से भी ज़्यादा मंगवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पार्टनरशिप को क्लोज किया जा रहा है और एक पार्टनरशिप को क्लोज करने के लिए उनके जो पार्टनरशिप के क्रेडिटर्स या जिनसे उन्होंने लोन ले रखा है वो लोन का अमाउंट जो है कुल मिलाकर जो हमें देना है वो जो है वो बन रहा है कम से कम 5 लाख रुपए। कि 5 लाख रुपए हमें क्या करना है, उनको पे करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 पार्टनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को यह कहा गया कि तुझे 1 लाख रुपए से ज़्यादा कभी भी नहीं देने पड़ेंगे, तो ये कहा जाएगा कि उसकी लायबिलिटी क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर हम लॉस देखें हमारा तो लॉस तो हो रहा है 5 लाख रुपीस। अगर हम इसके 3 रेशियो या 5 की जगह 6 कर देते हैं, 6 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है। अगर हम तीनों के हिसाब से देखें कि लॉस की रिकवरी अगर हम करेंगे तो ए कितना लेके आना चाहिए, वो होगा 2 लाख का अमाउंट ए पे करेगा, बी जो है वो कितना करेगा 2 लाख का अमाउंट पे करेगा और सी जो है वो कितना पे करेगा 2 लाख का अमाउंट वो पे करेगा। तो टोटल 6 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया। पर ए को एग्रीमेंट में ये कहा गया कि तुझसे 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मंगवाए जाएंगे। तो ए ने जो पार्टनरशिप की है या ए का जो लायबिलिटी बन रही है, दायित्व बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कितना है 1 लाख तक की बन रहा है। जबकि असल में होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए ना होकर उसकी लायबिलिटी 1 लाख रुपए बन रही है, तो ये कही जाती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि बी और सी जो है, अगर मान लीजिए ए 1 लाख रुपए देगा तो बाकी के बचे हुए 5 लाख रुपए कौन देंगे, वो 5 लाख रुपए देंगे एक तो बी देगा और एक कौन देगा, सी देगा। तो 2 जने देंगे, एक बी और एक सी देगा। तो जब बी और सी अब 5 लाख रुपए को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी लायबिलिटी कितनी बनती है कि 2,50,000 इसकी बनेगी और 2,50,000 क्या होगी, इसकी बनेगी। तो जब 2,50,000 और 2,50,000 इनकी बनेगी, मान लीजिए यहाँ पर कि बी के पास टोटल मिलाकर पैसा कितना है, 2 लाख रुपए ही है। कितना है, 2 लाख रुपए ही पैसा है। तो अब सीधी सी बात है कि बी को 50,000 और देने हैं और बी और सी के बीच, बी और सी की
लायबिलिटी कौन सी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी या असीमित दायित्व वाली साझेदारी है, तो उस केस में बी को ये कहा जाएगा ये जो 2 लाख रुपए तेरे पास है वो तो हमें दे ही दे, इसके अलावा 50,000 रुपए ये कहीं से तू अरेंज कर, या अपने घर से लेके आ, या जो अपनी पर्सनल एसेट्स है उन सबको बेचकर वो पैसा जो है फर्म में लाके दे। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी में एक फिक्स अमाउंट तक फिक्स कर दिया गया, या ये कहें कि जितनी उनकी कैपिटल है उतना फिक्स कर दिया गया उनकी लायबिलिटी, और अनलिमिटेड में जो है उनको ये कहा जाता है कि जितना आपके पास है वो तो दे ही दो, और उसके बाद भी अगर हमारे लॉस रिकवर नहीं हो पाते हैं तो उस बेसिस पर बी और सी को कहा जाएगा आप अपने घर जाएं और घर जाकर क्या करें, वहां से कहीं से भी या किसी भी तरीके से आप उन पैसों का इंतजाम करें और लेके आएं, चाहे उसके लिए आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी क्यों ना बेचनी पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, जिसमें 2 तरह की है, लिमिटेड लायबिलिटी, दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी। उनमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। सेकंड हम आते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में जिसमें फिक्स टाइम पीरियड और नॉन फिक्स टाइम पीरियड, कि भाई एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है और एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रखा है। जैसे 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तीनों जने मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, पार्टनरशिप को चलाना है, ठीक है। अच्छा, अब उनके लिए उनके पास उन्होंने कोई टाइम फिक्स किया कि ये जो पार्टनरशिप हम तीनों के बीच में है ये 5 साल, 7 साल, 10 साल चलेगी, और 5 साल, 7 साल, 10 साल का जो एक टाइम पीरियड उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 5 साल कि ए बी सी ने डिसाइड किया कि हमें ये पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलानी है, 5 साल तक चलानी है। 5 साल के बाद हम इस पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया कि 5 साल तक हमें चलानी है, तो ये पार्टनरशिप कौन सी हो गई, फिक्स टाइम पीरियड वाली पार्टनरशिप हो गई, यानी स्थायी अवधि वाली साझेदारी हो गई। और दूसरा, अगर कोई फिक्स ना किया जाए, जैसे ए बी सी ने तीनों ने पार्टनरशिप शुरू की, एग्रीमेंट में ये कहा कि जब तक हमारी इच्छा होगी या जब तक हमें लगेगा कि हमें चलाना चाहिए तब तक चलाएंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें कोई भी तरह का एग्रीमेंट में ये डिसाइड नहीं किया गया कि इस पार्टनरशिप को कब तक चलाना है। तो हम ये कहेंगे ये कौन सी पार्टनरशिप हो गई, नॉन फिक्स टाइम पीरियड वाली पार्टनरशिप हो गई, यानी गैर स्थायी अवधि वाली साझेदारी हो गई, जिसमें टाइम कभी भी फिक्स नहीं किया। हो सकता है 2 साल में पार्टनरशिप उन पार्टनर्स के जो एग्रीमेंट है उसके बेसिस पे वो ख़त्म कर दें, या उनके मूड पर है कि वो जब भी चाहें उस पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, उसका एंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट में बताया गया कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट विल और स्पेशल पार्टनरशिप। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी का मतलब ये है कि साझेदार ये सोच रहे हैं कि हमें आज क्या करनी चाहिए, पार्टनरशिप शुरू करनी है, और जब हमारा मूड होगा, जब हमारी इच्छा होगी, तब हम क्या करेंगे, इस पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, और जब तक हम इसको चला सकते हैं तब तक इसको क्या करेंगे, पार्टनरशिप को चलाएंगे। यानी ये उनके मूड पे डिपेंड करता है या उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप को कब तक चलाना चाह रहे हैं या कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, और जब उनको लगेगा कि अब हमें पार्टनरशिप नहीं रखनी है तो वो क्या कर देंगे, उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर देंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप कहलाती है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट जो आती है इसी का पार्ट है वो है स्पेशल पार्टनरशिप। स्पेशल पार्टनरशिप में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है पार्टनरशिप करने का। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें 3 साल तक जो है एक रोड कंस्ट्रक्शन का क्या करना है, हमें एक टेंडर लिया हमने, उस रोड को क्या करना है, हमें बनाना है, ठीक है। अब वो रोड को क्या करेंगे, बनाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने टाइम कितना फिक्स किया, 3 साल।
तो 3 साल फिक्स होने के बाद जब हम वो 3 साल बिजनेस करेंगे और 3 साल में जब उनकी रोड बन के पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो ABC जो तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, उनका मेन ऑब्जेक्ट था 3 साल में इस रोड को बनाना। जब वो पूरी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि वो पार्टनरशिप क्या हो गई, अब उनके बीच में ऑटोमेटिक खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जिस स्पेसिफिक रीजन की वजह से या विशेष उद्देश्य के तहत उन्होंने क्या किया, ये साझेदारी की थी, वो उद्देश्य उनका क्या हो गया, कंप्लीट या पूर्ण हो गया, जिसकी वजह से 3 साल बाद अब वो पार्टनर नहीं रहे। तो ऐसी पार्टनरशिप क्या कहलाती है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है या स्पेशल पर्पस के लिए की जाती है, वो कहलाती है विशेष साझेदारी। नेक्स्ट जो इसका आखिरी पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। अकॉर्डिंग टू लीगलिटी में ये देखा जाता है, ये 2 तरीके से डिस्कस की जाती है। एक होती है लीगल पार्टनरशिप और एक होती है इल्लीगल पार्टनरशिप, यानी वैध साझेदारी, और दूसरा अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी में क्या होता है कि एक ABC 3 पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, एक पार्टनरशिप चलाना चाह रहे हैं। उसमें वैध साझेदारी का क्या मतलब होता है कि वैध या लीगल पार्टनरशिप का मतलब है कि वो जो इंडिया का लॉ जो है या इंडिया का जो कानून है, वो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस उन्होंने बताया है, अगर उनमें से कोई वो बिजनेस करता है तो ऐसी साझेदारी वैध साझेदारी कही जाती है। या इसको हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि अगर मैं बताऊं कि ये सारे इल्लीगल पार्टनरशिप है और उसके अलावा जो बच जाए वो सभी क्या हो जाएगी, वैलिड या लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। जैसे इल्लीगल पार्टनरशिप में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि अगर पार्टनरशिप में ABC 3 जने थे और ABC 3 जने ना होकर मिनिमम पार्टनर कितने रह जाए, 1 रह जाए, यानी ABC 3 जने ना होकर एक जना अगर पार्टनरशिप चलाना चाहे तो ऐसी पार्टनरशिप क्या कहलाएगी, इल्लीगल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, और अगर मैक्सिमम की जो लिमिट है वो क्रॉस कर जाए, यानी 51 हो जाए या उससे ज्यादा, 51 और मोर, 51 और उससे ज्यादा हो जाए, तो उस बेसिस पे भी वो पार्टनरशिप कौन सी हो जाएगी, इल्लीगल हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट यही है कि अगर पार्टनरशिप में हम कहते हैं कि पार्टनरशिप में 2 जनों का होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा की लिमिट कितनी है, 50 है। अगर पार्टनरशिप में मिनिमम का जो क्राइटेरिया है, यानी 2 जने जो है, 2 ना होकर 1 ही होगा, एक इंसान या एक पार्टनर ही क्या कर रहा है, पार्टनरशिप चला रहा है, तो ऐसी पार्टनरशिप क्या कहलाएगी, इल्लीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। और अगर ये लिमिट बढ़कर 50 जो होती है, 50 से ज़्यादा हो गई, यानी 51 हो गई, 52 हो गई या इससे और ज़्यादा हो गई, चाहे कितनी भी हो, अगर ऐसी कोई पार्टनरशिप चल रही है तो वो पार्टनरशिप भी क्या कहलाएगी, इल्लीगल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ कौन बताता है, ये बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये डिसाइड करता है कि कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट ये था कि मिनिमम का क्राइटेरिया जो बताया गया वो उससे कम हो जाए, या मैक्सिमम का जो क्राइटेरिया बताया गया उससे पार्टनर्स के नंबर्स क्या हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे, उसको एक तरीके से इल्लीगल पार्टनरशिप कहेंगे। सेकंड चीज़ जो है इसमें कि अगर आप एनिमी कंट्री से, यानी जैसे मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं और हमारी जो एनिमी कंट्री है या शत्रु देश है, उससे अगर हम कोई तरह का पार्टनरशिप कर लेते हैं या बिजनेस डील कर लेते हैं, ठीक है ना, या ये कहूँ कि कोई एक पार्टनर, जैसे A और B तो यहाँ के हैं और C कोई ऐसी कंट्री का है जो हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है, शत्रु राष्ट्र माना जाता है हमारे लिए, ये ठीक है ना, तो उस केस में एनिमी कंट्री से अगर कोई आप पार्टनरशिप करते हो तो वो भी क्या मानी जाती है, इल्लीगल मानी जाती है। अच्छा, तीसरी चीज कि अगर मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है
ABC 3 पार्टनर में B और C जो है वो बिल इंसॉल्वेंट पार्टनर है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया पार्टनर है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, दिवालिया पार्टनर और एक अकेला पार्टनर जो साहूकार पार्टनर है, जो सॉल्वेंट है, उनके बीच में किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, और आप अपनी पार्टनरशिप को चला रहे, ये भी एक तरीके से क्या कही जाएगी, इल्लीगल कही जाएगी। तो कुछ ये पॉइंट्स थे जो इल्लीगल, जो पार्टनरशिप को इल्लीगल बनाते हैं। इसके अलावा जितने तरह के बिजनेस होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, लीगल पार्टनरशिप में आते हैं। यानी जिसको कानून ये कह दे, जिसको लॉ ये कह दे कि ये काम, ये इस तरह का बिजनेस जो है वो सही माना जाएगा, वो सारे तो हो जाएंगे लीगल। और जिसको कानून ये कह दे या कोई एक्ट ये कह दे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कह दे कि इस तरीके का बिजनेस इल्लीगल माना जाएगा, वो हो जाएगी आपकी इल्लीगल पार्टनरशिप। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह की होती है? पार्टनरशिप 4 तरह की होती है। पहला जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, यानी इसमें लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। दूसरा अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, यानी फिक्स टाइम पीरियड और नॉन फिक्स टाइम पीरियड, स्थायी अवधि साझेदारी, गैर स्थायी अवधि साझेदारी, यानी ये दूसरा डिस्कस किया हमने। तीसरा हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जिसमें पार्टनरशिप एट विल यानी ऐच्छिक साझेदारी, और स्पेशल साझेदारी यानी स्पेशल पार्टनरशिप या विशेष साझेदारी। और लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो था लीगल पार्टनरशिप या इल्लीगल पार्टनरशिप, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। तो ये कुछ पार्टनरशिप के टाइप्स थे। हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, फिर इसके फीचर्स डिस्कस किए। फीचर्स डिस्कस करने के बाद हमने उससे पहले एक मीनिंग डिस्कस की, मीनिंग के बाद फीचर्स डिस्कस किए। फीचर्स के बाद हमने पार्टनरशिप के टाइप्स जो थे वो हमने डिस्कस किए। ये सब डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो है हमारा पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख। करना पड़ेगा। ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके बारे में अलग अलग तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। कुछ बेसिक से पॉइंट जो थे वो मैंने इसमें लिए कि सबसे पहले कि पार्टनर्स का नेम क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, अच्छा वो कहाँ कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसमें ऑफिस कहाँ होगा उनका, अच्छा किस सिटी में होगा या किस जगह पर होगा, रजिस्टर्ड ब्रांच कहाँ होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा या ब्रांचेस कहाँ पे होगी उसकी। अच्छा नेक्स्ट, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कितनी कितनी लेके आएंगे वो डिसाइड किया जाएगा। अगर गुडविल है तो गुडविल भी इसमें डिसाइड की जाती है कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो कुछ ना कुछ वो अमाउंट गुडविल का लेके आता है, जिसके बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन के बाद एडमिशन जब आता है तब उससे पहले डिस्कस किया जाता है गुडविल के बारे में। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ लिखा जा रहा है वो सारे के सारे उनके बारे में डीप डिस्कस किया जा सकता है। एक एक पॉइंट को अलग से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई ये इतने सारे पॉइंट है, हमें इनके बारे में पता हो नहीं हो, वो सब पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें हर एक पॉइंट के बारे में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ पार्टनरशिप डीड को बताना है, वहाँ उसके अंदर एक एक पॉइंट को डीप डिस्कस नहीं करना है। इसीलिए मैं इनको सबको शॉर्ट तरीके से या संक्षिप्त रूप में एक तरीके से बता रहा हूँ। फिर जब जैसे जैसे इसका टॉपिक आता जाएगा उसके हिसाब से हम इसको क्या करते जाएंगे, और ज़्यादा डीप करते जाएंगे और एक एक के बारे में अलग से इसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किसका ट्रीटमेंट किस किस तरीके से और कब कब किया जाता है। तो उन सब के बारे में अलग से पूरा प्रॉपर यहाँ पर नॉलेज ली जाएगी।
तो मेन बेसिक से जो कॉन्सेप्ट थे वो इसमें यही है कि इनमें क्या पार्टनर होंगे, उनके क्या एड्रेस होंगे, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनकी कैपिटल किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, उनका इंटरेस्ट ऑन क्या, अच्छा उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो उनको किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट के कंडीशन में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या लॉस होने पर भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से एक बिजनेस जो है पार्टनर से चार्ज करेगा, अगर पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ कर लेता है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ करने पर उस पार्टनर से किस रेट से या कितना परसेंटेज हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ये डिसीजन भी इसी में लिया जाता है। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ये सब किन कंडीशंस में दिया जाएगा या किन पार्टनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या अगर कोई पार्टनर मांग रहा है तो उसको मना करना है या उसको नहीं देना है, ये सारा डिसीजन किसमें लिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में। कुछ प्रॉफिट का कुछ अमाउंट अगर हम ये चाहते हैं कि रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाए तो रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए कितना परसेंटेज ट्रांसफ़र करना है, ये भी किस में डिस्कस किया जाता है, पार्टनरशिप डीड में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई नया पार्टनर एंटर होना चाहता है तो वह एंट्री के लिए उस केस में कि एंट्री अगर वो लेना चाह रहा है तो किस कंडीशन पे एंट्री दी जाए, कितना पैसा उससे मंगवाया जाए कैपिटल के रूप में, या कितना पैसा गुडविल के तौर पे मंगाया जाए, या अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो डेथ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा या उनका अमाउंट किस तरीके से सेटल किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है तो इंसॉल्वेंट होने पर क्या चीज़ें एप्लीकेबल की जाएगी, क्या डिसीजन लिए जाएंगे या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद गार्नम वर्सेस मुर्रे रूल कब अप्लाई किया जाएगा, कितना अप्लाई करना है या नहीं करना है या छोड़ देना है, ठीक है। और गुडविल का अमाउंट उससे कितना मंगाया जाएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ या उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके पैसों का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, उसको किस हद तक पैसा दिया जाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, उसके कैपिटल किस तरीके से लौटाई जाएगी, क्या लमसम अमाउंट में लौटाई जाएगी या इंस्टॉलमेंट में लौटाई जाएगी या लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये सारे डिसीजन जो है हम पहले ही पार्टनरशिप डीड में ले लेते हैं। तो कुछ ये बेसिक से पॉइंट थे जिनके बारे में आगे आराम से डीपली डिस्कस करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें कोई पॉइंट हमारा रह जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड को बताना था, मैंने पार्टनरशिप डीड बताई। तो पार्टनरशिप डीड कैसे होती है, हमेशा रिटर्न में होती है, और रिटर्न में क्या रिटर्न में किया जाता है, क्या लिखा जाता है रिटर्न में, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, ये सारे पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं, ये सब कंडीशन क्लियर की जाती है ताकि जब बिजनेस से ऑपरेट होना शुरू हो जाए और पार्टनर के बीच में कोई तरह का डिस्प्यूट पैदा हो तो ये पार्टनरशिप डीड क्या करें, वहाँ पर हमारी हेल्प करें, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारा रिटर्न। अब आते हैं हम वर्बल पे। अगर पार्टनर्स के बीच में वर्बल एग्रीमेंट यानी मौखिक रूप से क्या किया गया है, समझौता किया गया है, तो उस केस में कौन कौन से प्रोविज़न अप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। वो कौन से हैं जिसके लिए कहा जाता है हमें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। यानी एक तो ये होता है कि जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है तो उस केस में तो अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो पार्टनरशिप डीड, क्योंकि रिटर्न में सब तरह की चीज़ें डिस्कस कर रखी है पहले से ही, तो हम कोई पार्टनर अगर कहता है कि मुझे 10,000 की सैलरी दी जाए और पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि नहीं साहब किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी,
तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारे बीच में अब ये पहले डिस्कस हो रखा है। पार्टनरशिप डीड में हमने देखो ये सब चीज़ें बता रखी है कि भाई हम किसी को सैलरी नहीं देंगे, किसी को कमीशन नहीं देंगे, किसी को बोनस नहीं देंगे, तो कोई टेंशन पैदा नहीं होती है, क्योंकि जब रिटर्न में एग्रीमेंट हो गया है तो हर पार्टनर इसको मानने के लिए क्या हो सकता है, एक तरीके से ऑब्लाइज यानी बाध्य हो सकता है कि भाई इसको हर हाल में मानना ही पड़ेगा, ठीक है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर भी क्या की जाती है, पार्टनरशिप डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए ABC 3 ब्रदर हैं और 3 ब्रदर ही क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप चलाना चाह रहे हैं, यानी पार्टनर बनना चाह रहे हैं एक दूसरे के, और अच्छा सा एक बिजनेस करना चाह रहे हैं ताकि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो वो ये चाहते हैं कि हम अगर तीनों जने अगर मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं और बिजनेस अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इनिशियली तो अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, पर कहीं ना कहीं फिर ये होगा कि जब कि तीनों जने मिलकर बिजनेस को शुरू कर देंगे, पर कहीं ना कहीं जहाँ एक पैसा इन्वॉल्व होता है, जब अच्छा खासा एक अमाउंट इन्वॉल्व होता है, जब प्रॉफिट शेयर की बात आती है, तो अच्छों में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में A, B और C जिनके बीच में कोई भी तरह का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से या हम ये कहें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पासाइजर संलेख नहीं है और या मौखिक रूप से बनाया गया है, ठीक है, उस केस में हर एक अपना अपना कहेगा कि मुझे इतनी सैलरी दी जाए, मुझे इतना कमीशन दिया जाए, मुझे इतना बोनस दिया जाए, मुझे इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए। और पार्टनरशिप के सामने या बचे हुए पार्टनर के सामने ये एक दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर में A डिमांड कर रहा है कि मुझे 10,000 की क्या दी जाए, सैलरी दी, जबकि B ये कह रहा है कि मुझे 5,000 का क्या दिया जाए, कमीशन दिया जाए, और C ये कह रहा है मुझे 15,000 का क्या दिया जाए, रेम्यूनरेशन दिया जाए। अब अपनी अपनी ये डिमांड लेके बैठे हैं और पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं है, किसी तरीके का कोई समझौता नहीं है, तो उस केस में A, B और C तीनों जने जो है वो किस तरीके से अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जब पार्टनर्स के बीच में कोई भी तरह का रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हो, उस केस में कुछ प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। वो क्या है कि जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी अगर A, B और C 3 पार्टनर है तो 1:1 रहेगा। अगर A और B 2 ही पार्टनर है तो 1:1 रहेगा, और यानी कुल मिलाकर जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सभी में बराबर बराबर क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहला प्रोविज़न ये है। दूसरी चीज, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की कोई सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और किसी भी पार्टनर से उसकी ड्राइंग पर कोई तरह का इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दूसरा डिसीजन में क्या है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अब वो भले कितनी की भी ही डिमांड करे, पर क्योंकि पार्टनरशिप डीड रिटन में नहीं है, वर्बल है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहेगा कि आपको किसी भी तरह की कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई तरह का कमीशन, कोई तरह का रेम्यूनरेशन, किसी भी तरह का आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है तो
पार्टनरशिप फॉर्म द्वारा, ठीक है ना, उसकी ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये तीसरा डिसीजन था। फोर्थ में ये कहा जाता है कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फॉर्म को कोई तरह का लोन दिया है तो उस लोन पर उस पार्टनर को 6% पर एनम 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो उस 1 लाख का 6% जो है वो उसको इंटरेस्ट के तौर पर उस पार्टनर को दिया जाएगा। यानी पार्टनर्स को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 6% पर एनम कह दें या वार्षिक कह दें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है 5वां पॉइंट कि जितने भी पार्टनर है उनको बिजनेस के ऑपरेशन में, बिजनेस के मैनेजमेंट में सब तरीके के राइट्स या अधिकार प्राप्त हैं। वो बिजनेस को ऑपरेट भी करेंगे, सब तरीके से बिजनेस को अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। अच्छा, वो अगर अपने अकाउंट्स की बुक्स देखना चाहे, अपने यहाँ के अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, अकाउंट्स देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, चाहे तो उनकी कॉपीज ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या और कोई एक्टिविटी बिजनेस की है, कोई मीटिंग्स है, उन सब को भी वो इजीली अटेंड कर सकते हैं, उसके बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेन रेस्ट्रिक्शन जो है वो यही है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी समान अनुपात में होगा, यानी बराबर बराबर बांटा जाएगा जितना भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन की कोई डिमांड जो पार्टनर कर रहा है उनको नहीं दी जाएगी, उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात अगर वो कर रहे हैं कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट अगर उनको चाहिए, पार्टनरशिप फर्म लेना चाहती है तो पार्टनरशिप फर्म को उनकी ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस लोन पर 6% पर एनम 6% वार्षिक दर से उनको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, यानी इंटरेस्ट पे किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करने का राइट या अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स देखने का भी उनको राइट्स होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर वो चाहे तो उनके लिए जो बुक्स, अकाउंट्स की बुक्स है, उन सबको देखते हुए उनकी कोई कॉपी लेना चाहे तो वो कॉपी भी क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर के बीच में, यानी रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है, समझौता जो है रिटर्न में ना होकर वर्बल है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। वो प्रोविजंस ये थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ आकर हमारे पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो लास्ट हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया, पार्टनरशिप डीड के बारे में, कि अगर रिटर्न में पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो उन पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है और किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनके डिस्प्यूट को क्लियर किया जाता है। ठीक है, आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो, ठीक है, और आप तो हमें ये आपसे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अपना व्यू देते रहें। और कोई कमेंट अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट भी करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।